नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। आपको बता दें इस समय की बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां पर कल एक बार फिर विधायक दल की बैठक होने वाली है। आज भी विधायक दल की एक बैठक हुई थी, जिसके बाद अशोक गहलोत ने कहा था कि उनके पास 109 विधायकों का समर्थन है और उनकी सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन कल एक बार फिर बैठक होने वाली है। उस गिनती के बाद अशोक गहलोत लेकर गए थे रिजॉर्ट में उन सभी विधायकों को, लेकिन सचिन पायलट की तरफ से भी यह दावा आ रहा है कि 84 से ऊपर एक भी विधायक अशोक गहलोत के पास नहीं है। अब जब कल इस बैठक की बात कही जा रही है, तो उसके साथ ही यह खबर भी आ रही है कि सचिन पायलट से एक बार फिर कहा गया है कि वो इस बैठक में शामिल हों। अभी तक कई बार कांग्रेस की तरफ से इस तरह की बातें कही जा चुकी हैं, लेकिन अब एक बार फिर यह बात कही गई है। रणदीप सुरजेवाला ने इससे पहले क्या क्या कहा है, आपको सुना दे रहे हैं। सचिन पायलट जी सहित सब विधायक साथियों के जो किसी वजह से नाराज हैं, उनके लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के सारे दरवाजे खुले हैं। खुले मन से आए। अगर कोई मतभेद है उसकी चर्चा करें। केंद्रीय नेतृत्व, प्रभारी महासचिव और दूसरे साथी मिलकर उसका हल निकालेंगे। कल सुबह 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की एक और बैठक राजस्थान में यहीं बुलाई जाएगी और एक बार फिर समेत माननीय सचिन पायलट जी के सभी विधायक साथियों से हम उन्हें लिखकर भी भेज रहे हैं। हमने अनुरोध किया है कि आइए राजनीतिक यथास्थिति पर चर्चा करिए। रणदीप सुरजेवाला दिन में भी यही बोलते हुए सुनाई दिए थे कि कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले रहेंगे। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस पार्टी में ही सचिन पायलट इस समय हैं, लेकिन पार्टी के दरवाजे खुले रहेंगे। यह दूसरी बार एक दिन में इस तरह की बात सार्वजनिक तौर पर और टीवी के जरिए ये रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं। जाहिर है उन सभी विधायकों को जो इस समय सचिन पायलट के साथ हैं, कांग्रेस भी जानती है। शरद इस समय जयपुर से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, भले ही 109 का दावा कर दे रहे हैं अशोक गहलोत, लेकिन ऐसे न्योते को देखकर जिसमें यह भी कहा जाता है हर एक विधायक जो कि किसी न किसी वजह से शायद हमसे नाराज चल रहा है, कोट अनकोट, रणदीप सुरजेवाला, सीधे समझ में आता है कि अगर सचिन पायलट की तरफ से कहा जा रहा है कि 84 से ज्यादा विधायक नहीं है अशोक गहलोत के साथ, इस बात पर मुहर लगती है। शरद, आवाज आ रही है आपको? शरद कुमार से हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर इस समय की यही है कि कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर कोशिश की गई है टीवी के जरिए कि उन सभी विधायकों को एक न्योता दिया जाए जो इस समय राजस्थान में नहीं है, और कल की जो विधायक दल की बैठक की बात कह के कि सुबह 10 बजे यह बैठक होनी है, आप आइए, बातचीत करिए और बातचीत से कोई रास्ता निकाला जा सकता है। इस तरह की बात अगर की जा रही है सचिन पायलट के लिए और उन सभी विधायकों के लिए जो इस समय नहीं है वहां पर। शरद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। शरद, आंकड़े भले ही कहे जा रहे हों कि 109 विधायकों का आंकड़ा है, लेकिन बार बार इस तरह का न्योता सामने आना क्या एक सॉफ्ट अप्रोच दिखा रहा है कांग्रेस की कि वो कोशिश कर रहे हैं कि कुनबा पूरा साथ रहे, या फिर एक अंतिम रिजॉर्ट दिखा रहा है कि सरकार बचानी है तो यही तरीका है? देखिए श्वेता, अशोक गहलोत नंबर गेम में कहीं न कहीं फंस गए हैं, ऐसा साफ दिख रहा है। जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं सचिन पायलट से आने के लिए, और सचिन पायलट इतनी दूर निकल गए हैं कि कांग्रेस नेतृत्व को इस बात का पता ही नहीं है। जिस तरह से लगातार उनका खेमा कर रहा है कि हम कोई समझौता नहीं होगा, हम कहीं जयपुर नहीं आ रहे हैं, सरकार अल्पत में आ गई है। जिस तरह से उनके विधायक ट्वीट कर रहे हैं, अगर जिंदा रहना है तो गुलामी छोड़ो, मुकेश भाकर का ट्वीट आया जो उनके साथ वहां है। तो जिस तरह से वो बागी तेवर अपनाए हुए हैं, उसके बाद कुछ बचा नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं अशोक गहलोत के लिए एक बड़ा संकट है कि 101 का जो मैजिक फिगर है उसके आसपास इनके पास विधायक हैं या नहीं है। दावा 109 का कर रहे हैं। अगर 109 का दावा 109 विधायक इनके पास होते
तो इन्हें सचिन पायलट और उनके विधायकों की परवाह नहीं होती। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरह से होटल है, होटल में 5 स्टार होटल है यहाँ का, और यहाँ पर कल 10 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। अब 10 बजे जिस तरह से उनके विधायकों ने मुखर होकर बोलना शुरू कर दिया है, ट्वीट करना शुरू कर दिया है, कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। 10 बजे कल इनको फैसला लेना पड़ेगा। अगर सचिन पायलट नहीं आते हैं, उनके साथी विधायक नहीं आते हैं, तो कांग्रेस इस तरह से अपना भद्द नहीं पिटा सकती जिस तरह से उनके विधायक बोलने लगे हैं, दीपेंद्र सिंह बोलने लगे हैं, मुकेश भाकर बोलने लगे हैं। अगर सचिन पायलट 10 बजे तक नहीं आते हैं तो यहाँ अशोक गहलोत के रास्ते अलग हो जाएंगे, सचिन पायलट के अलग हो जाएंगे और वापसी की जो समझौते की संभावना थी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या अशोक गहलोत सरकार बचा पाएंगे? क्योंकि नंबर गेम में कहीं न कहीं उलझते नजर आ रहे हैं। कभी कहते हैं 102 है, कभी कहते हैं 106 है, कभी कहते हैं 109 है। इसका मतलब कहीं न कहीं कोई परेशानी तो है। श्वेता, बहुत शुक्रिया शरद कुमार इस पूरी जानकारी के लिए। एक बार फिर एक और न्योता कांग्रेस पार्टी की तरफ से सचिन पायलट के लिए, लेकिन क्या सचिन पायलट इस न्योते को स्वीकार करेंगे? यह सवाल तब तक बना है जब तक सचिन पायलट खुद नहीं सामने आते हैं और खुद नहीं कहते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। अभी उनके आगे के गेम प्लान के बारे में कोई नहीं जानता है। राजस्थान का सियासी संकट इस सब के बीच बना हुआ है। वैसे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने घर पर विधायकों की परेड कराई थी। यह दिखाया कि उन्होंने सरकार अपनी बचा ली है, विक्ट्री का निशान दिखाया गया। लेकिन शक्ति प्रदर्शन के बावजूद सचिन पायलट के तेवर बने हुए हैं। उससे साफ है कि सत्ता का गेम अभी ओवर नहीं हुआ है। अशोक गहलोत ने विधायकों की परेड कराने के बाद उन्हें जयपुर के एक होटल में भेजा, जबकि आज तक से बातचीत में सचिन पायलट के एक समर्थक विधायक ने फ्लोर टेस्ट की मांग की। इससे पहले बीजेपी भी सोशल मीडिया पर फ्लोर टेस्ट की चुनौती अशोक गहलोत को दे चुकी है। राजस्थान के सियासी संकट का ये दी एंड नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में अपने घर पर विधायकों की परेड कराकर खुद को सत्ता का जादूगर बताने की कोशिश जरूर की है, लेकिन बागी हो चले उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अभी मैदान नहीं छोड़ा है। गहलोत सरकार बचाने का संकट कैसा है, ये विधायकों को जयपुर के फेयरमाउंट होटल में पहुंचाए जाने से ही साफ है। कहने को तो जयपुर में अशोक गहलोत के शक्ति प्रदर्शन में कांग्रेस और सरकार को समर्थन कर रहे अन्य को मिलाकर 102 विधायक आए। सीएम आवास में मौजूद नहीं रहे 7 अन्य विधायकों के समर्थन का दावा हुआ, लेकिन विधायकों के समर्थन का ये दावा करने के बाद गहलोत ने विधायकों को बसों में भरकर होटल भेज दिया। सचिन पायलट ने मोर्चा खोल दिया है मगर मुंह नहीं खोला है। अशोक गहलोत के गुट का दावा है कि गहलोत के जादू के पिटारे से बहुमत के लायक संख्या मिल गई है। अब ये देखना दिलचस्प हो गया है कि सचिन पायलट का जो विमान है उसकी इमरजेंसी लैंडिंग होती है या क्रैश लैंडिंग होती है, या फिर वो बीजेपी के रनवे पर या कांग्रेस के रनवे पर सुरक्षित उतर जाते हैं। सचिन पायलट खेमा अभी भी अपने साथ 30 से अधिक विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है। अशोक गहलोत की बैठक में सचिन पायलट के करीबी विधायक दानिश अबरार, चेतन डूडी, रोहित बोहरा, प्रशांत बैरवा, रामनारायण मीणा आए थे, लेकिन गहलोत खेमा इनके निष्ठा पर कभी भरोसा नहीं कर सका है। खुद सचिन पायलट के अलावा 11 अन्य कांग्रेसी विधायक और 3 निर्दलीय विधायक जयपुर के होटल नहीं पहुंचे हैं। सचिन पायलट समर्थक कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सचिन पायलट के संघर्षों की तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा है, मेरा जो भी फैसला होगा वो उन लोगों के हित में होगा जिन्होंने मुझे चुना है। मैं मेरी जनता के हितों के साथ सदैव था, हूं और रहूंगा। केंद्रीय मंत्री रमेश मीणा ने भी कहा, मैं सचिन पायलट के साथ हूं। हम सब लोग सचिन पायलट के नेतृत्व में हैं। कांग्रेस के प्रेसिडेंट के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर एसओजी में एफआईआर दर्ज हो जाती है, मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर एसओजी में एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो साधारण कांग्रेस का कार्यकर्ता कहाँ मनोबल रखेगा? क्या स्थिति पैदा होगी प्रदेश में, इसका आप अंदाजा कर सकते हैं। हमारे साथ करीब 30 विधायक हैं। करीब 30 क्या होता है सर? अब तक तो आप लोगों ने गिनती कर ली होगी ना, कितने विधायक हैं आपके साथ? 30 से ज्यादा भी हो सकता है। फ्लोर टेस्ट होगा तो आपको पता लग जाएगा। इस बीच सचिन पायलट की ओर से कहा गया कि मैंने कांग्रेस नेतृत्व के सामने समझौते की शर्त नहीं रखी है, मेरी आलाकमान से बातचीत नहीं चल रही। सचिन पायलट खेमा अपने तेवर पर कायम है और उसके असर को कांग्रेस नेतृत्व समझ भी रहा है। बीती रात
कांग्रेस के कैंप ने बेहद कड़े तेवर अपनाए थे, लेकिन कांग्रेस ने पायलट के मान जाने की उम्मीद अभी नहीं छोड़ी है। सचिन पायलट नहीं आएंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से सभी विधायकों के विधायक दल के वो भी लगता है कि वो नहीं आएंगे। अगर परिवार का कोई सदस्य नाराज हो जाए तो वो परिवार को गिराता नहीं, वो परिवार से रुष्ट होकर अपना गुस्सा प्रकट कर माँ बाप के साथ बैठकर, चाचा ताऊ के साथ बैठकर, परिवार के साथ बैठकर उसका हल निकालता है। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले मन से मैं कह रहा हूं, अजय माखन जी की ओर से और प्रभारी महासचिव पांडे जी की ओर से और सोनिया जी और राहुल जी की ओर से, कि वो सचिन जी हों या दूसरे विधायक हों, उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। सचिन पायलट पर कांग्रेस की दुविधा पार्टी दफ्तर से उनके पोस्टर पहले हटाने और फिर वापस लगाने में दिखी है। सचिन पायलट के पास विकल्प क्या है, वो आगे क्या करेंगे, इसका संकेत उन्होंने नहीं दिया है। तो उधर राजस्थान में बने सियासी संकट के बावजूद अशोक गहलोत ने इस बार उनसे आर या पार की लड़ाई छिड़ी है। जयपुर के सीएम आवास में विधायकों की परेड से गहलोत ने जो शक्ति प्रदर्शन किया, उसमें एक प्रस्ताव भी पास किया गया। प्रस्ताव यह है कि कोई भी कांग्रेस का पदाधिकारी और कांग्रेस का नेता या फिर विधायक सरकार के खिलाफ षड्यंत्र में पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस विधायक दल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी में पूरी आस्था व्यक्त करते हुए अपना नेता सर्वसम्मति से अशोक गहलोत को माना है। आज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो हाथ के निशान पर जीत कर आया है, वो कहीं जा रहा है, किसी के बहकावे में आ रहा है, तो मैं उन सब विधायकों से कहूंगा, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे कांग्रेस के हो, यहाँ पूरा नंबर गेम है। 109 एमएलए तो 7 करे, 115 कल थे, उनको इधर उधर का नंबर गेम हमारे पास ज्यादा है। सरकार तो 100% हमारी रहेगी, लेकिन वो चेहरे एक्सपोज हो जाएंगे जो हाथ के निशान पर जीत कर आए। 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में संख्या बल गहलोत के पक्ष में जरूर दिख रहा है, लेकिन जब सत्ता का खेल चल रहा हो तो अगले पल की गारंटी नहीं हो सकती। दिल्ली से आनंद पटेल, जयपुर से देव अंकुर के साथ शरद कुमार, आज तक। इस समय की हम बात करें तो राजस्थान में सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा, बहुत मुश्किल है ये कहना। दिल्ली एनसीआर में मौजूद सचिन पायलट के समर्थक अगर इस्तीफे का दांव चलते हैं तब राज्यपाल की भूमिका अहम होगी। विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो ने 3 निर्दलीय विधायकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जो धाराएं लगी हैं उनमें राष्ट्रद्रोह की धाराएं भी हैं। विधानसभा स्पीकर उनकी सदस्यता खत्म कर सकते हैं। अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले लोगों पर आयकर विभाग की कार्रवाई हुई है, जो पर्दे के पीछे चल रहे खेल का संकेत देती है। हालांकि बीजेपी के साथ सचिन पायलट का आना आसान नहीं होगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अड़ंगा डाल सकती हैं। वैसे बीजेपी ने राजस्थान के सियासी संकट में सीधे तौर पर पहली एंट्री सोशल मीडिया के जरिए मारी है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा है कि अशोक गहलोत को फ्लोर टेस्ट कराकर बहुमत साबित करना चाहिए, लेकिन वो विधायकों को रिजॉर्ट में इकट्ठा करा रहे हैं तो साफ है कि उनके पास संख्या नहीं है और जो होना है उसे बस टाल रहे हैं। राजस्थान में ये कांग्रेस का पॉलिटिकल ड्रामा है और इसके अंदर उनके आपस की ये फूट है। जहाँ तक देखने की बात है कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है और उसके बावजूद उनके विधायकों को इस तरह से होटल के अंदर ले जाना और इस तरह से करना, तो मैं सोचता हूँ कि इनके आपस के अंदर ही ये फूट है और निश्चित रूप से ये एक अशोक जी गहलोत की सरकार है, वो इस समय मैं देख रहा हूँ कि अल्पमत में है। वैसे जब आज अशोक गहलोत सरकार पर सचिन पायलट की बगावत का ग्रहण लगा, तब गहलोत का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है। गहलोत इस बयान से खुद को सत्ता के जादूगर की तरह पेश कर रहे हैं। जादूगर तो मैं हुई, इसमें नई बात क्या हुई? जादू करते करते मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। माली कम्युनिटी का आदमी, कोई जाति का बेस नहीं, 200 में से खाली एक विधायक माली जीत के आता है, तभी मुख्यमंत्री आपने बना तो बार बार, तो जादू नहीं है क्या ये? बताइए, ये जादू ही है। केंद्रीय मंत्री बन गया मैं 3 बार, आप बताइए ना, 3 बार पीसी बन गया और 2 बार एआईसी महामंत्री बन गया, तो बिना जादू बन गया क्या? ये जादू है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच इतनी चौड़ी खाई क्यों है और दोनों के बीच तमाम सुलह कराने के बावजूद भी ये कम क्यों नहीं होती। दरअसल सचिन पायलट और उनके समर्थकों को लगता है कि विधानसभा चुनाव में जीत में सचिन पायलट का योगदान
ज्यादा था और हाईकमान ने उन्हें मुख्यमंत्री न बनाकर उनकी मेहनत का फल नहीं दिया। दूसरी तरफ गहलोत एक मंझे हुए राजनेता हैं, उनके पास अनुभव भी अधिक है, इसीलिए तमाम समीकरण उनके पक्ष में आते चले गए और यही बात सचिन पायलट के समर्थकों को नाराज करती चली गई। दोनों नेताओं के बीच संवादहीनता और अदावत की दीवार खड़ी हो गई। राहुल गांधी बतौर पार्टी अध्यक्ष अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह समझौता कराने में कामयाब रहे थे। कई दौर की बैठकों के बाद कांग्रेस हाईकमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम के लिए तैयार कर लिया था। सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने के लिए राहुल गांधी आखिरी दम तक लगे रहे। उन्होंने विधायकों से कई तरीके से और कई बार रायशुमारी कराई, लेकिन 35 सालों से राजस्थान की राजनीति में सक्रिय अशोक गहलोत सचिन पायलट पर भारी पड़ गए और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद से संतोष करना पड़ा। लेकिन सचिन पायलट मुख्यमंत्री की कुर्सी वाले बलिदान को भूल नहीं पाए। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही दोनों के बीच टसल तब दिखी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के न चाहते हुए भी सचिन पायलट की जिद पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बगल के शपथ लेने के दौरान उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट इस बात पर अड़ गए कि राज्यपाल की बगल में उनकी कुर्सी लगाई जाए। अशोक गहलोत ने इसका विरोध किया और कहा कि उप मुख्यमंत्री का कोई पद संवैधानिक पद नहीं होता है, आप अपना स्थान ग्रहण कैबिनेट मंत्रियों के साथ करें। लेकिन पायलट अड़ गए और राज्यपाल के बगल में स्टेज पर अपनी कुर्सी लगवाकर बैठ गए। दोनों के बीच नाक की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। सचिन पायलट डिप्टी सीएम के तौर पर पंख फैलाने को बेताब दिखे। विधानसभा के पहले ही दिन राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के आने जाने वाले खास रास्ते पर पायलट ने दावा ठोका। विरोध हुआ तो सचिन इसी रास्ते के इस्तेमाल पर अड़ गए। मामला तब सुलझा जब गहलोत ने उनके लिए अलग से रास्ते का इंतजाम कराया। समझना मुश्किल नहीं कि सचिन पायलट महज नाम के लिए डिप्टी सीएम नहीं रहना चाहते थे, वो सरकार में अपनी हैसियत बढ़ाने को बेताब थे। लेकिन सियासत के पुराने चावल माने जाने वाले गहलोत की नजर सचिन पायलट की हर हरकत पर टिकी थी। धीरे धीरे सरकार के फैसलों में सचिन पायलट की हिस्सेदारी कम होती चली गई। डिप्टी सीएम सचिन पायलट महज ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री रह गए। कांग्रेस बहुमत से एक सीट कम रह गई और ऐसे में अशोक गहलोत ने 13 निर्दलियों और एक राष्ट्रीय लोकदल के विधायक को अपने साथ लाकर आलाकमान के सामने अपनी ताकत दिखाई। इस बीच सचिन पायलट के ज्यादातर करीबी चुनाव हार गए और यहीं से बाजी पलट गई। इस खेल को समझने के लिए राजस्थान विधानसभा चुनाव से थोड़ा और पीछे जाना होगा। जनवरी 2014 में सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान सौंपी गई, लेकिन इसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 25 की 2500 सीट हार गई। इस हार के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट पर भरोसा कायम रखा और वो पिछले 5 साल से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए हैं। इस दौरान सचिन पायलट ने राज्य में कांग्रेस की वापसी के लिए जोरदार कोशिश की, लंबी सियासी लड़ाई लड़ी। सचिन पायलट यह बात भूल नहीं पाए कि हमने राजस्थान की सड़कों पर पसीना बहाया है, तब जाके वसुंधरा सरकार का पतन हुआ है। उधर अशोक गहलोत यह मानते रहे कि यह जीत सामूहिक जीत है और इसमें उनका बड़ा योगदान है। वो राजस्थान के बड़े लोकप्रिय नेता हैं। इस बीच राहुल गांधी चुनाव जीतने से पहले ये कोशिश करते रहे कि हर जगह हम सचिन पायलट और अशोक गहलोत को साथ ले जाएं और इसे पार्टी की जीत बताएं। लेकिन एक बार सरकार बन जाती है तो उसमें मुख्यमंत्री एक को ही बनना होता है। यही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दुविधा है। इस बीच मध्य प्रदेश में सिंधिया की बगावत और कमलनाथ सरकार के पतन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ज्यादा सतर्क हो गए। सीएम ने राजस्थान में भी बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया और आनंद फानन में खरीद फरोख्त की जांच के लिए राज्य सरकार ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का गठन किया। उसके बाद जो हुआ उससे सचिन पायलट भड़क गए। इस एसओजी ने जांच के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पार्टी के चीफ व्हिप के अलावा कई मंत्रियों और विधायकों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा। सचिन पायलट ने इस नोटिस को निजी अपमान माना। हालांकि अशोक गहलोत ने सफाई भी दी है। कांग्रेस ने शिकायत की थी कि बीजेपी पैसा देकर विधायकों को लुभाने की कोशिश कर रही है, जिस पर एसओजी ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चीफ व्हिप और कुछ अन्य मंत्रियों व विधायकों को बयान दर्ज कराने के नोटिस दिए हैं। लेकिन कुछ मीडिया संस्थान तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। बात समझ गए होंगे आप। दरअसल गहलोत और पायलट के बीच लड़ाई नाक की है। सचिन पायलट को लगता है कि उन्हें उनकी सियासी हैसियत से कुछ कम मिला है, वहीं गहलोत उन्हें कुछ ज्यादा देने को तैयार नहीं है और ये गांठ वक्त के साथ और मोटी होती गई। शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
वर्तमान में जो परिस्थितियां होती हैं उनका बीज अक्सर इतिहास में होता है। दिसंबर 2018 में मैंने सचिन पायलट से सीधी बात की थी। तब भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मतभेद की बातें चर्चा में थी। तब भी कांग्रेस नेतृत्व में अनुभवी और युवा नेताओं के सही मिश्रण का सवाल आया था। तब सचिन पायलट ने आज तक से जो कुछ कहा था उसे आज के संदर्भ से जोड़कर देखना दिलचस्प है। कहीं ये युवा होना ही तो आपके खिलाफ नहीं चला गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा लोग युवा पीढ़ी के राजनीति में आएंगे, एक पढ़े लिखे प्रिंसिपल लोगों का राजनीति में आना एक शुभ संकेत है हमारी राजनीति के लिए। देखिए, अलग अलग राज्य की अलग अलग परिस्थितियां हैं और राजस्थान में जो निर्णय लिया गया, जो व्यवस्था कायम की गई है, वो सबके हित में है और प्रदेश हित में जो पार्टी ने फैसला लिया है उसमें हम सब इन्वॉल्व रहे हैं। तो हम लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है कि आने वाले समय के लिए, पार्टी के लिए और प्रदेश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के लिए हम सबसे बेस्ट गवर्नमेंट कैसे दे सकते हैं, इस बात को देखकर निर्णय लिया गया है। आपके चेहरे पर दुख नहीं दिख रहा है को पायलट बन जाने का? किस बात का दुख? मैं तो बड़ा आभारी हूँ, मैं समझता हूँ बड़ा ऑनर्ड हूँ और प्रिविलेज्ड हूँ कि मुझे मेरी पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है। मुझे जब भी कोई काम दिया गया है मैंने पूरी निष्ठा से निभाया है और आज इतने बड़े प्रदेश का मुझे उप मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया है। तो ज़रूरी यह है कि मैं इस पोजीशन में अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करता हूँ, लोगों का, हमारी पार्टी और सरकार कैसे फ़ायदा दे पाती है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मेरे लिए एक बहुत गौरव की बात है, बहुत सौभाग्यशाली मैं अपने आप को मानता हूँ कि मुझे पार्टी ने इस लायक समझा है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझको दी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप चीफ मिनिस्टर नहीं हुए, आपको पायलट हो गए वहाँ के, तो उसका फ़ायदा आपको बाकी जो मिनिस्टीरियल बर्थ्स हैं उनके लिए मिल रहा हो? मंत्रियों में अपने में ये गिव एंड टेक नहीं होता है। एक सैद्धांतिक रूप से हम लोगों ने 5 साल तक काम किया और सब नेताओं ने मिलकर भाजपा को वहाँ बेनकाब किया। हम लोग 21 सीटों पर थे 5 साल पहले और आज 5 गुना हमारी सीटें बढ़ी हैं। एक स्पष्ट मैंडेट लोगों ने हमको दिया, इसलिए दिया क्योंकि हम लोगों ने मिलकर ये साबित किया था कि हम लोग बेहतर प्रशासन दे सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत और आपके बीच कुछ खटास बची है? किस बात? अरे उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मत भूलिएगा कि वो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। उन्होंने 2 बार पहले सरकार चलाई है। तो हम लोगों ने ये मन बनाया है कि हमारा मंत्रिमंडल भी जो हो उसमें भी एक अच्छा मिश्रण हो, उसमें अनुभवी लोग भी हों और कुछ नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। इसलिए जो आज सफलता मिली है पार्टी को, जिस मुकाम पर आज हम खड़े हैं, इसमें सब लोगों की बराबर की भूमिका है। तो यानी राहुल गांधी ने जो एक ट्वीट किया था आप दोनों की तस्वीरों के साथ, यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान, ये यूनाइटेड कलर्स दिखेंगे? अगर ये यूनाइटेड नहीं है हम लोग, तो हम लोग इतने सफल ही नहीं हो सकते थे। अगर खिंचाव होता, जैसा आप कह रही हैं कि तनाव होता या कुछ आपस में अनबन होती, तो कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूती से तीनों प्रदेशों में जीत नहीं सकती थी। लेकिन समर्थक तो आपके नाराज हुए थे ना? बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा है, हर व्यक्ति और कोई भी व्यक्ति जो अनुशासन तोड़ता है या पार्टी के दायरे के बाहर काम करता है वो कांग्रेसी हो ही नहीं सकता। और कोई भी व्यक्ति अपनी राय रख सकता है, लेकिन अंत में निर्णय पार्टी हित में और प्रदेश हित में लिया जाता है। और उस निर्णय में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, इस निर्णय में मैं बराबर का भागीदार हूं और हमारी राय के बाद ही निर्णय लिया गया है। लेकिन ऐसा लगता है, थोड़ा सा इंप्रेशन ऐसा गया कि राहुल गांधी खुद युवा हैं लेकिन युवाओं को उस तरह से प्रमोट नहीं करते हैं। न ज्योतिरादित्य वहां पर मुख्यमंत्री बने, न यहाँ पर। ये गलत धारणा है। देखिए, हम लोग जो यहाँ तक आए हैं, हम लोगों ने जो पार्टी के लिए किया है, जो मंत्री रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं, ये सब कांग्रेस पार्टी ने किया है। हमारी पार्टी ने जब जब जो काम दिया है, जयपुर में दिया हो, दिल्ली में दिया हो, देश के किसी कोने में दिया हो, हम सब ने, और वो सैनिक ही क्या जो डिसिप्लिन ना हो। भाई, हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, हमको जहां जो जिम्मेदारी दी जाती है हमें वो निभाना है। दरार की खबर के बाद का ये पहला इंटरव्यू था सचिन पायलट का और उन्होंने पार्टी की मर्यादा को रखते हुए सारी बातें सामने रखी थी। लेकिन शायद एक के बाद एक टकराव की जो कहानियां थी वो कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने सीरियसली नहीं ली और आज परिस्थिति यहां तक पहुंच गई है। बहरहाल सवाल ये बहुत बड़ा है कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी में बगावत की वही पुरानी स्क्रिप्ट बार बार क्यों सामने आती है और राहुल गांधी के करीबी किनारे क्यों होते जा रहे हैं, उनके रास्ते क्यों बदल रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद से ही एक एक करके राहुल गांधी की टीम के लोग कांग्रेस पार्टी में हाशिए पर चले गए। ये ट्रेंड लगातार जारी है। एक युवा और तेज तर्रार नेता अपनी ही पार्टी की बगावत कर रहा है और सत्ता की ताकत में अपना हिस्सा मांग रहा है। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के लिए ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिस पर बार बार कोई ना कोई राजनीतिक फिल्म बन ही जाती है। चुनाव की उस हार का बदला हम लोकसभा के चुनाव में लेंगे
अपनी नाराजगी और बगावत को इस तरह सार्वजनिक करने वाले सचिन पायलट अब उन नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जो राहुल गांधी के करीबी रहे और बाद में अपनी ही पार्टी के खिलाफ हो गए। ऐसे नेताओं में सबसे ताजा उदाहरण ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। वो मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रचार समिति के चेयरमैन थे और उन्हें शिकायत थी कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा साइडलाइन किए जा रहे हैं। सिंधिया लगातार इस कश्मकश में थे कि कांग्रेस पार्टी में उन्हें अपना जायज अधिकार नहीं मिल रहा। ऐसे हालात में बीजेपी ने सिंधिया को साधा और अपने पाले में मिला लिया। वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। अल्पेश ठाकोर भी राहुल के करीबी रहे। वो गुजरात में कांग्रेस का युवा और ऊर्जावान चेहरा थे। वो राज्य में प्रभावशाली ठाकुर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने गुजरात में कांग्रेस के चुनाव अभियान में अहम भूमिका निभाई थी। ओबीसी समुदाय से आने वाले अल्पेश ठाकोर ने गुजरात की चुनाव प्रचार समिति से अपने आप को अलग कर लिया था। उनकी शिकायत थी कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, हाईकमान उन्हें साइडलाइन कर रहा है। इस तरह कांग्रेस ने एक और युवा नेता को खो दिया जिसकी गुजरात में अहम भूमिका हो सकती थी। नेता वही है जिसके साथ जनाधार हो, जो लोग जुड़ते हैं, बट जो सम्मान चाहिए उन सम्मान के लिए मेरी बात थी, उस सिस्टम के खिलाफ बात थी। सिस्टम को बदलिए और सिस्टम को बदलना पड़ेगा। सिस्टम नहीं बदलेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आफ्टर ऑल पार्टी को नुकसान होगा, तो उस सिस्टम को बदलने की बात कर रहा हूं मैं, बार बार बात कर रहा हूं। देखिए, सिस्टम बदलेगी तो अच्छा रिजल्ट आएगा। इसी तरह कांग्रेस में संजय निरुपम का राजनीतिक उतार चढ़ाव भी अनोखा है। वो पहले मुंबई कांग्रेस का नेतृत्व करते थे, अब मौका मिलते ही खुलकर गांधी परिवार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई और तनाव की वजह से संजय निरुपम को महाराष्ट्र चुनाव से पहले ही उनके पद से हटा दिया गया था। हालांकि वो अब भी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन अक्सर पार्टी विरोधी बयान देते रहते हैं। दिल्ली में जो हमारा जो पूरा बड़े लोगों का, सीनियर लोगों का जो एक पूरा दल है, जो एक ग्रुप है, वो एक पूरी तरह से बिखरा हुआ। जितने सीनियर लोग हैं जो 70+ हैं खासकर, उनको पूरे सम्मान के साथ, उनका योगदान बहुत रहा है पार्टी में, उनको पूरे सम्मान के साथ रिटायर करना पड़ेगा और नए जनरेशन के लीडरों को पूरे देश से चुन चुन के ला करके एक बेहतर टीम बनानी पड़ेगी। क्रिकेट की पिच के बाद राजनीति की पिच पर ड्रेस बदल बदल कर खेलने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को चुना था। जिस तरह आपके ढेरों को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊंचा उठा नहीं सकता, सागर को जैसे कोई सुखा नहीं सकता, पर्वत हिमालय जैसे कोई हिला नहीं सकता, सूर्यदेव, अबे मैं दुक्का मार रहा हूं, तुम छक्का मार रहे हो, सूर्यदेव को फूंक मार बुझा नहीं सकता, उसी तरह इस बार हिंदुस्तान में कांग्रेस को कोई दबा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन वो कई विवादों और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से टकराव की वजह से कांग्रेस के ड्रेसिंग रूम में ही बैठे हैं। उनकी राजनीतिक पारी एक तरह से रुकी हुई है। इन सभी नेताओं में एक समानता है और वो ये कि उन्हें राहुल गांधी ने खुद चुना था। जो नेता कभी राहुल गांधी के बेहद करीबी थे, उनमें से कई नेताओं ने अपने लिए नए रास्ते देख लिए और कई नेता ऐसे हैं जो पार्टी में मौजूद तो हैं, लेकिन अब बेचैन होकर अपने लिए रास्ता तलाश रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। आज तक ब्यूरो। आपको इस समय की एक ब्रेकिंग न्यूज हम दे दें जो कि नेपाल से आ रही है। ये बेहद विवादित और अजीबोगरीब बयान वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का श्री राम पर आया है, अयोध्या पर आया है। उन्होंने कहा कि भारत में नकली अयोध्या है। ओली के अनुसार भारत ने नेपाल पर सांस्कृतिक अतिक्रमण कर दिया है। उनके अनुसार सीता का विवाह, माता सीता का विवाह जिस राम से हुआ था वो अयोध्या के नहीं थे बल्कि नेपाली थे। ओली के अनुसार असली अयोध्या जनकपुर के पश्चिम में है। उन्होंने नेपाल के बीरगंज के पास ठोरी में असल अयोध्या को बताया है। ओली ने यह बयान वाल्मीकि रामायण का नेपाली अनुवाद करने वाले नेपाल के आदि कवि भानुभक्त की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कही है। गीता मोहन हमारे साथ इस समय जुड़ रही हैं। गीता, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोई व्यक्ति किस हद तक विवाद कर सकता है, ये केपी शर्मा ओली अब दिखा रहे हैं चीन के चरणों में पड़े हुए।
जी बिल्कुल, दो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बातें हैं। एक ये कि इतने सालों तक नेपाल ने अगर ऐसा कोई नैरेटिव था उसके बारे में बोला क्यों नहीं। दूसरी बात, अगर नेपाल के प्रधानमंत्री अभी बोलते हैं, वो खुद ही कम्युनिस्ट है जो रिलीजन में बिलीव ही नहीं करते हैं, उनका ये क्लेम करना ही बहुत बड़ा सवाल उठाता है ऐसे व्यक्ति पर जो कभी मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते, या फिर ये कोई हिस्टोरिकल फैक्ट और रिकॉर्ड के बेसिस पर नहीं बोल रहे हैं। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिनको देखना चाहिए, क्योंकि अगर नेपाली रिकॉर्ड में ये है कि सीता का विवाह जिस प्रिंस से हुआ था वो नेपाली थे और भारत के नहीं थे, अयोध्या के नहीं थे, तो आज तक नेपाल ने इस मुद्दे को उठाया क्यों नहीं और अब क्यों उठा रहा है। तो ये पॉलिटिसाइजेशन है रिलीजन का, जिस पर अभी तक इंडिया का रिएक्शन नहीं आया है, ना विदेश मंत्रालय से और ना यूपी सरकार से। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूपी सरकार भी इस पर कुछ ना कुछ बोलेगी, लेकिन अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन ऐसी हास्यास्पद बात कही है ओली ने कि इस पर कौन क्या रिएक्ट करे। भारत हमेशा कहते आया है कि नेपाल से रोटी बेटी का संबंध है, लेकिन इस तरह से जिस तरह से ओली कर रहे हैं वो साफ तौर पर एक झल्लाए हुए राजनेता की तस्वीर दिखा रहा है, जिसे कूटनीति के क से मतलब नहीं है और धर्म तो जैसा कि आप कह रही हैं कि चूंकि उनकी विचारधारा ही वही है, इस तरह की बातें करना। तब जब अयोध्या से जनकपुर की सड़क बन रही थी तब उन्हें नजर नहीं आया कि सड़क किस तरफ जा रही थी, क्योंकि भारत उसके पैसे देने के लिए तैयार था, लेकिन आज उन्हें उसकी दिशा समझ में आ रही है। बहुत शुक्रिया गीता मोहन इस पूरी बातचीत के लिए। और इस सब के पीछे दरअसल वजह यह होती है कि भारत शक्तिशाली है, अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ अपने दुश्मनों को यह संकेत भी दे रहा है कि भारत से उलझने का परिणाम कितना घातक हो सकता है। ताजा उदाहरण चीन का है। गलवान घाटी में चीन भारत से उलझ तो गया, मगर अब उसे उसकी गलती का एहसास हो रहा है। चीन लगातार बैकफुट पर है। भारत की सैन्य ताकत के साथ साथ जबरदस्त कूटनीति ने चीन को पीछे लौटने के लिए मजबूर कर दिया है। कल दोनों देशों के कोर कमांडर्स की चौथी बैठक है और इस बैठक में भारत मजबूती से एक बार फिर कहेगा कि चीन वापस अपनी उसी जगह पर जाए जहां वो अप्रैल में था। दादागिरी को भारत ने बेदम कर दिया। पता नहीं कौन से मंसूबे लेकर गलवान घाटी में हमारे सैनिकों से उलझ पड़ा था चीन। पता नहीं वो किस भुलावे में था, भारत को आंख दिखाने का भ्रम पाले बैठा था। लेकिन अब चीन को समझ आ रहा है कि भारत के साथ उलझकर उसने न सिर्फ अपना नुकसान कर लिया, बल्कि दुनिया भर में जमकर लानत मलानत भी करा ली। चीन के सारे मंसूबे लद्दाख की बर्फीली हवाओं में बह गए। कोई ऐसा दिन नहीं बीत रहा जिस रोज चीन की सेना बैकफुट पर ना दिखे। ताजा खबर यह है कि भारत और चीन के कोर कमांडरों की कल चौथी बैठक होगी। ये बैठक चुशूल में सुबह 11:30 बजे होनी है। बैठक में तय होगा कि दोनों सेनाएं अपनी पुरानी जगह पर जाएं। अप्रैल में दोनों सेनाएं जहां थीं उसी जगह पर लौटें। दोनों सेनाएं अपने बड़े हथियार पीछे हटाएं। कोर कमांडरों की बैठक से पहले ही चीन की सेना PLA फिंगर 4 से फिंगर 5 की ओर लौट रही है। लद्दाख के अलग अलग इलाकों में दोनों सेनाओं के बीच पहले चरण का डिसएंगेजमेंट पूरा हो चुका है। इस बीच मंगलवार को चुशूल में होने वाली कोर कमांडर स्तर की बातचीत के दौरान भारतीय सेना की कोशिश होगी कि चीनी सेनाएं और पीछे हटें। NSAG डोभाल और उनके समकक्ष की बातचीत के दौरान भी इस बात पर सहमति बनी थी कि दोनों सेनाओं को अपनी परमानेंट लोकेशन पर वापस जाना होगा। लेकिन 15 जून की घटना को देखते हुए भारतीय सेना चीनी सेना पर आसानी से भरोसा नहीं करने जा रही है और इसीलिए चीन पर भारत का सामरिक और राजनयिक दबाव लगातार बना रहेगा जब तक कि चीनी सेना सही मायनों में अपनी सेनाओं को पीछे नहीं हटाती है। हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्वक चीनी फौज अप्रैल 2020 के जो हमारे पोजीशन थे उस पे वो वापस चले जाएं और हम लोग की उम्मीद है कि ये जो हम लोग की बातचीत चल रही है उसमें चले। नहीं तो भारतीय सेना जैसे भारतीय सेना ने ऑलरेडी दिखा रखा है कि हम लोग चीनी फोर्सेस को लेने के लिए हम लोग एकदम सक्षम है, एकदम तैयार है। ये भारत का दम ही है जिसने चीन जैसे अक्खड़ देश को झुकने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले भी गलवान घाटी और लद्दाख के संवेदनशील पेंगोंग त्सो इलाके में चीन ने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया था। पेंगोंग लेक का ये वही इलाका है जहां 5 मई को चीनी सैनिक आए थे और टकराव हुआ था। इस झील के किनारे करीब 2 महीने से तनाव के हालात हैं। चीन ने यहाँ अपनी नई पोजीशंस बना ली थी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हथियारों से लैस अपने सैनिक खड़े कर दिए थे, लेकिन कूटनीति के साथ साथ भारतीय जांबाजों के हौसलों ने चीन को हिला कर रख दिया।
चीन पीछे हटने को मजबूर हुआ। आज तक ने सबसे पहले सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए आपको दिखाया था कि कैसे चीनी सेना पेंगोंग त्सो क्षेत्र से पीछे हट रही है। ये हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें स्काईसैट सैटेलाइट से 10 जुलाई को ली गई थी। ये तस्वीरें बताती हैं कि चीनी सेना पेंगोंग में धीरे धीरे पीछे हट रही है। चीनी सेना की गाड़ियां, नाव, बड़े टेंट, ये सब झील के किनारे सड़क के लेवल वाले इलाके से पूरी तरह हटा लिए गए हैं। मतलब ये कि दुनिया का दादा बनने का चीन का ख्वाब भारत ने चकनाचूर कर दिया। हालांकि यहाँ बड़ी संख्या में छोटे छोटे कैंप थे जो फिंगर 4 के ऊपरी हिस्से में मौजूद दिखे थे, मगर अब खबर यह आ रही है कि चीन फिंगर 4 से फिंगर 5 की ओर लौट रहा है। भारत के पास जो तस्वीरें हैं उससे पता चलता है कि बड़ी संख्या में चीन के स्ट्रक्चर, वाहन और अन्य सामान पेंगोंग त्सो के फिंगर 4 क्षेत्र से फिंगर 5 क्षेत्र की ओर चले गए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पेंगोंग झील के किनारे पर जमीन में जो चीन का नक्शा और मैंड्रिन भाषा में लिखे शब्द पहले दिखाई दे रहे थे, उन्हें ढक दिया गया है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। चीन को भारत ने जो जवाब दिया है वो सख्त है, ताकि चीन किसी गलतफहमी में ना रहे, ताकि कूटनीति की गुंजाइश बनी रहे। ऐसा लगता है कि एलएसी पर चीन के खिलाफ भारत की ये नीति अपना असर दिखा रही है। वंदे वंदे। ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि जमीनी स्तर पर भारत ने चीन की हेकड़ी निकाल दी है। चाइना हमारी नेशनल सिक्योरिटी की प्राइमरी थ्रेट है। आपको याद होगा कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने भी ये कहा था कि चाइना इज द प्राइमरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। और देखिए, जहां तक पाकिस्तान का है, पाकिस्तान तो खुद चाइना का एक प्रॉक्सी है, उसके साथ में गठबंधन में, कलूसिवनेस में काम करता है। सिर्फ सरहद पर ही नहीं, चीन की चिंता व्यापारिक स्तर पर भी बिगड़ रही है। भारत ने पिछले साल चीन के लिए काफी भरोसेमंद मानी जा रही रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP में शामिल होने से इनकार कर दिया था। चीन समेत करीब 15 देशों ने भारत के बिना ही इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे और कहा था कि भारत अगर बाद में चाहे तो इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि चीन के साथ फिलहाल वो कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। खास बात यह है कि चीन के पास तड़पने के अलावा फिलहाल और कोई चारा नहीं है। दिल्ली से मंजीत नेगी और अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। जमीन पर चीन पर दबाव डालने के साथ ही अब भारत समुंदर में चीन के लिए चक्रव्यूह बना रहा है। बंगाल की खाड़ी में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ मालाबार युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। भारत के साथ अमेरिका और जापान तो हर साल मालाबार एक्सरसाइज करते हैं, मगर इस बार ऑस्ट्रेलिया भी इस युद्धाभ्यास में शामिल हो सकता है। चारों देशों के एक साथ युद्धाभ्यास करने की इस खबर ने चीन की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। तो थर्राएगा चीन। बंगाल की खाड़ी में युद्धपोतों से जब 4 देश दागेंगे मिसाइल, तो चीन का हलक सूख जाएगा। जब भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के जंगी जहाज समंदर में अटखेलियां करेंगे, तो चीन की सांसें ऊपर नीचे हो जानी तय है। चीन के खिलाफ समंदर में भारत ने रच दिया है ऐसा चक्रव्यूह जो चीन को चारों खाने चित करेगा। पहली बार चीन के खिलाफ 4 देश समंदर में एक साथ मोर्चाबंदी के लिए तैयार हैं। एक साथ बंगाल की खाड़ी में चीन की चिंता बढ़ाने की तैयारी हो रही है। एक साथ चीन को सबक सिखाने वाला अभ्यास हो रहा है। चीन की नजर हमेशा से समंदर पर थी। अथाह गहरे सागर में वो अपना एक छत्र अधिकार करने की भरसक कोशिश कर रहा था, मगर खुद को समंदर का सिकंदर समझने वाले चीन के कान के पर्दे फट जाएंगे जब वो सुनेगा 4 देशों के लड़ाकू जहाजों की गूंज। इसलिए समंदर में अपने आप को दादा समझने वाला चीन अभी से तड़पने लगा है। भारत ने चीन को पहले गलवान घाटी में जमीन पर पीछे धकेला और अब समंदर में उसकी दादागिरी को खत्म करने का चक्रव्यूह रच दिया है। हिंद प्रशांत सागर में चीन अपनी धमक दिखाने की भरसक कोशिश करता रहा है। वो चाहता रहा है कि समंदर का वो बादशाह बन जाए, मगर चीन के इस मंसूबे के चीथड़े उड़ाने के लिए भारत का मास्टर प्लान तैयार हो गया है। भारत ने तय किया है कि मालाबार युद्धाभ्यास में इस बार भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ युद्धाभ्यास करेंगे।
लद्दाख में चीनी सेना के साथ तनातनी के बीच इस बार का मालाबार युद्धाभ्यास कई मायनों में खास है। अब तक इस युद्धाभ्यास में अमेरिका और जापान हिस्सा लेते थे, लेकिन इस बार भारत की कोशिश है कि ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो। और इसे देखते हुए चीन की परेशानी शुरू हो गई है, क्योंकि उसे लगता है कि इस समुद्री क्षेत्र में उसकी दबंगई पर रोक लगने जा रही है। भारत बाकायदा ऑस्ट्रेलिया को मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए न्योता भेजने वाला है। अब तक मालाबार युद्धाभ्यास में भारत के अलावा अमेरिका और जापान की ही नौसेना हिस्सा लिया करती थी, मगर इस बार ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन ने रिश्ते बिगाड़ रखे हैं। जाहिर सी बात है, ऑस्ट्रेलिया अगर इस युद्धाभ्यास में शामिल हुआ तो चीन तड़प उठेगा। देखा ही होगा कि हिंद महासागर में 2008 के बाद चाइना अपने शिप्स भेजता जा रहा है। कभी सबमरीन्स आती हैं, कभी इनके साइंटिफिक रिसर्च शिप्स आते हैं, तो काफ़ी उनका इजाफा हो गया है। और वो उनकी जो एक एस्पिरेशन है कि ये 2049 में एक सुपर पावर बनेंगे, तो उससे इंडो पैसिफिक में खतरा ज़रूर बढ़ रहा है। और उसको संभालने के लिए अब वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज एंड मोस्ट क्रेडिबल नेवीज ऑफ द वर्ल्ड, ये सब इकट्ठा एकजुट हो रही हैं और इसका एक आंसर निकालेंगी। एक बात और, भारत इस साल ऑस्ट्रेलिया को यूं ही न्योता नहीं भेज। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट का ऐलान किया था। इस एग्रीमेंट में दोनों देशों को एक दूसरे के पोर्ट्स और बेसिस का एक्सेस मिलता है। अमेरिका के साथ भी भारत ने ऐसा ही समझौता कर रखा है। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को व्यापक तौर पर और तेज गति से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह न सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र और विश्व के लिए भी आवश्यक है। मतलब तय मान लीजिए कि बंगाल की खाड़ी में जब भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एक साथ युद्धाभ्यास करेंगे तो चीन को समुद्री इलाके में भी डर का एहसास होगा। चीन लगातार इन 4 लोकतांत्रिक देशों की नजदीकियों से परेशान रहा है। 2004 में सुनामी के बाद ये 4 देश मदद के लिए इंडो पैसिफिक में एक साथ आए थे। उसके बाद 2017 में फिर नजदीकियां बढ़ी। कोरोना महामारी के दौरान भी चारों देशों की नजदीकियां बढ़ी। चीन ये सब देखकर समझ रहा है कि उसका अकेलापन बढ़ता जा रहा है और ये अकेलापन अब डर की शक्ल में तब्दील हो रहा है। भारत की रणनीति पूरे हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना है और चीन को यह बताना है कि उसकी दादागिरी के दिन लग गए। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। पर युद्धाभ्यास हर साल होता है, मगर इस बार चीन इसीलिए ज्यादा तड़पेगा क्योंकि मौजूदा समय में चीन से वैश्विक स्तर पर नाराजगी है। आपको बता दें, भारत और अमेरिका के बीच मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत 1992 में हुई थी। 2002 के बाद से इस युद्धाभ्यास में तेजी आई। पहले इस युद्धाभ्यास में सिर्फ भारत और अमेरिका शामिल होते थे। बीच बीच में युद्धाभ्यास में कई एशियाई देश भी हिस्सा लेते रहे। साल 2007 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और सिंगापुर ने युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। 2007 में हुए युद्धाभ्यास पर चीन ने चिंता जाहिर की थी। 2015 में जापान मालाबार युद्धाभ्यास का हिस्सा बन गया। बाद में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इस मंच को नाम दिया क्वाड। क्वाड के इन 4 देशों से चीन का व्यापारिक या सीमा विवाद है। क्वाड में शामिल 4 देश चीन के विस्तारवाद पर ब्रेक लगा सकते हैं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग देशों के साथ इस युद्धाभ्यास का मकसद मित्र देशों के साथ सैन्य सहयोग को बढ़ाना है। भारत के मित्र देशों की यही सैन्य हलचल चीन को परेशान करती है और अब जब 4 देशों के युद्धपोत समुद्र में गरजेंगे तो जाहिर सी बात है चीन परेशान होगा। वक्त एक ब्रेक का है, रहिए खबरदार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।